अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। एक के बाद एक चीज हुकूमत के गले पड़ रही है और वजह सिर्फ इमरान खान। जेल में बैठा हुआ आदमी इनके ऊपर इतना हावी हो गया कि बैनुल अक़वामी सतह पे या पाकिस्तान के अंदर इनके तमाम फैसले कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब जब तक ये कैदी नंबर 804 को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक ये कोई दिमाग के साथ फैसला कर नहीं पाएंगे, तब तक कोई ऐसा फैसला नहीं कर पाएंगे जिसमें दानिशमंदी हो। मिसाल के तौर पे वादिये तीरा वाला जो ऑपरेशन है वो भी इनके गले पड़ गया। आज आप पाकिस्तान में कोई इलेक्शन, कोई सर्वे करवा ले, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की औकात 5% भी नहीं रह गई। ये इमरान खान ने करके दिखाया। आसमा जहांगीर कितनी कोशिश की, नहीं कर पाई। अपने हम ख्याल लोग तो उन्होंने पैदा किए, नहीं कर पाई, लेकिन सलाम है उनकी कोशिश को। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बेनजीर ने कोशिश की, नहीं कर पाए, एक हद से आगे नहीं जा पाए। लेकिन इमरान खान ने कोशिश की और पूरी कौम को ट्रिगर कर दिया और ला के मसला समझा दिया सादा अल्फाज में कि यह है पाकिस्तान का असल मसला। अब अगर कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट भी जाए ना, तो जो एक लोगों की बहुत बड़ी तादाद बन गई है जो इस मामले को समझ गए, वो अपने इस नुक्ते पे खड़े जरूर रहेंगे, कभी ज्यादा कभी कम। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चेंज है जो इमरान खान साहब लेकर आए पाकिस्तान में। अब हुआ ये कि गुज़िश्ता रात एक स्टेटमेंट जारी कर दिया वजारत इत्तलात ने और एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि वादिये तीरा में तो ऑपरेशन ही कोई नहीं हो रहा, और यह कहना शुरू कर दिया कि वहां से लोगों को निकालने का तो हमने कहा ही नहीं, ये तो लोग खुद निकल रहे हैं वहां से, या सूबाई हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है। तो ये जनाब बड़ी ज्यादती हो रही है, वादिये तीरा का सारा मामला हमारे ऊपर डल रहा है, हम इसका सख्ती से नोटिस लेते हैं। ये वजारत इत्तलात ने किया। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सुहेल आफरीदी ने जवाब क्या दिया, पहले जरा आप सुने कि थोड़े दिन पहले डीजीआईएसपीआर का जो स्टेटमेंट है, ये जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये स्टेटमेंट है 6 जनवरी 2026 का, यानी आज से लगभग 20 दिन पहले। डीजीआईएसपीआर ने ऑपरेशंस के हवाले से क्या कहा जब उनसे सवाल किया गया, जब ये नकल मकानी शुरू हो रही थी, तो डीजीआईएसपीआर क्या कहते हैं, जरा ये सुने आप। अब वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने, आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है ऑपरेशन हो रहे हैं, एज ऑफ टुडे भी हो रहे हैं। बिकॉज दी सिक्योरिटी, मैंने आप पहले बार बार की, कुछ चीजें फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके बाद इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के बाद इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है, इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ है। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रस्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पर अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस मोमेंटम को बनने से पहले तोड़ना एक वजह और भी है कि जरूरी है। देखिए 29 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। असूलन इस तारीख को एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, लेकिन इन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन ली हुई है। तो आर्मी चीफ चाहेंगे कि 29 नवंबर 2025 तक की तारीख जो है वो पुरसकून अंदाज में गुजर जाए।
इस डेट से पहले मुल्क में कोई एहतजाजी तहरीक या कोई ऐसी अनइवन चीजें ना हो जिनकी वजह से ये मामला छिड़ जाए। लिहाजा वो ये चाहेंगे कि बिल्कुल पुरसकून अंदाज में 29 नवंबर 2025 का दिन गुजर जाए और उसके बाद वो 2 साल के लिए दोबारा उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में जो है वो फिर बाद में तहरीक चलती है तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि ये वक्त गुजर जाए और इसके लिए कोशिश अब की जा रही है। और कभी मुज़ाकरात, कभी बैकडोर चैनल, कभी ये वाली कहानी, कभी ट्रक की बत्ती। तो ये सारी ट्रक की बत्तियां इससे पहले भी हमने ऐसी बहुत देखी हैं। इमरान खान साहब को तो बहुत दफा ऑप्शन दिए गए, यानी अब उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा। आमिर डोगर साहब ने जो इंकशाफ किया था वो ये देखें आप। आमिर डोगर साहब हैं, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहे थे कि इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उससे एक दिन पहले इमरान खान के पास कुछ लोग भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर दिया जाएगा, अगर आप मुल्क से जाना चाहते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा है, आप दुनिया में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मगर इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं कि इमरान खान को बार बार मुल्क से बाहर जाने का कहा गया, जब वो जेल में चले गए तब भी उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील नहीं ली। उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी बार बार डील देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने डील नहीं ली। एक आदमी जिसने उस मुश्किल वक्त में डील नहीं की, क्या वो इस वक्त डील करेगा जब हुकूमत बुरी तरह फंसी हुई है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को डील करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि भाई बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, अब निकलो बीच में से, आओ मैं तुम्हें रास्ता बना कर दूं, तुम निकल जाओ। और इसके लिए अगर नवाज शरीफ से भी बात करनी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक दफा फौज को सियासत से निकाल दें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नाजरीन, मैं आपको कह रहा था ना कि तबाही फेर दी है, अब वो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किन चीजों को मैं ये कह रहा था कि बुरी तरह पाकिस्तान में तबाही फेरी गई है। कौन से बड़े बड़े जो है वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में बंद करके अपने दफ्तर जा रही है। 25 साल से वो यहां काम कर रहे थे, अब वो छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नेगेटिव है, बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें रिजवान गलज़ई साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें चंद उन बड़ी कंपनियों के नाम बताए हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चले गए। शेल कंपनी अपने 77.42% जो शेयर्स है वो बेचकर जून 2023 में चली गई। पार्को पेट्रोलियम कंपनी अपने 50% शेयर्स बेचकर पाकिस्तान से चली गई। 2023 दिसंबर में टेलीनॉर पाकिस्तान भी बंद हो गया, चला गया पाकिस्तान से। ऊबर कंपनी, यानी वो किसी और को बेचकर चले गए, ऊबर कंपनी वो भी बंद हो गई। और उनकी एक और कंपनी है क्रीम, वो भी बंद होने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भी बंद हो जाएगी, 1-2 माह पहले उन्होंने ऐलान किया था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी वो भी बंद हो गई, वो बेचकर चले गए। सीमेंस कंपनी वो भी बेचकर चले गए। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां वो भी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। जो कंपनियां पाकिस्तान में आना चाहती थी वो अब कानों को हाथ लगा रही हैं कि जी हम नहीं आ रहे। तो जनाब शाम तक अलीमा खानम का इस पे जवाब भी आ जाएगा। जो भी जवाब आएगा फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अलीमा खानम इसके बारे में क्या कहती है। बहरहाल ये बड़ी, अब मैं क्या कहूं, इमरान खान साहब ने फिर इसका मतलब है शेर अफजल मरवत साहब को बहुत पहले पहचान लिया था, वरना वो ना निकालते पार्टी में से। ऐसी सूरत हाल में लीडर्स पार्टी से लोगों को नहीं निकाला करते जब वो जेलों में हो, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा किया था। अब इमरान खान साहब का देखिए हालात उनके इतने मुश्किल हैं कि फैमिली और डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने दिया कि जनाब हमने कह दिया है आपकी फैमिली को और इमरान खान साहब की फैमिली को और डॉक्टर्स को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, लेकिन अब तक इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गई। हालांकि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो हर 15 मिनट के बाद नून लीग रिपोर्टों के साथ आकर टीवी पे बैठ जाती थी। हर 15 मिनट के बाद उनको नई रिपोर्ट मिलती थी कि प्लेटलेट्स इतने कम हो गए और इतने कम हो गए और इतने कम हो गए। अगर नवाज शरीफ को कहीं इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर ना भिजवाते ना तो प्लेटलेट्स माइनस में चले जाने थे उनके। मुझे तो ऐसा लगता था कि अगले 2-4-5 घंटे में 0 हो जाएंगे और उसके बाद माइनस में चल पड़ेंगे। जिस रफ्तार से नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स को मैनेज किया जा रहा था, और PMLN जो है वो हर 15 मिनट के बाद हाथ के अंदर एक रिपोर्ट लेके बैठी होती थी कि जनाब ये एक और रिपोर्ट आ गई है। और इधर इमरान खान साहब को 1.5 हफ्ता हो गया लगभग, अस्पताल से उनको ले जाके एक ट्रीटमेंट करवाया गया था, तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उनकी फैमिली और डॉक्टर तक को नहीं दी गई। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो हुकूमत इसे छुपा रही है और नहीं दे रही? ये सवाल भी अपनी जगह पे। इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट उन्होंने शेयर की, उसमें उन्होंने लिखा मैं और मेरा भाई अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान जाना चाहते हैं। 914 दिन हो गए, हमारे वालिद कैद में है, कैद तन्हाई में है।
उनकी सेहत के मसाइल के बावजूद उन्हें इंडिपेंडेंट तिब्बी सहूलियात तक रसाई नहीं दी जा रही। अब हुकूमत जानबूझकर हमारा वीजा प्रोसेस भी रोक रही है। एक कैदी को इलाज ना देना जुल्म है, बच्चों को बाप से ना मिलने देना इज्तिमाई सजा है। यानी हमारे लिए भी एक सजा है कि हमारे बाप से हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। इस तरह इमरान खान साहब के बेटे ने कहा। हम बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील करते हैं कि आवाज उठाएं इससे पहले कि इमरान खान को कोई नुकसान हो। अब ये इमरान खान के बेटे बार बार ये अपीलें कर रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं, और आलमी सतह पे जो आवाजें उठनी चाहिए वो उठती हैं, बाद औक़ात नहीं उठती है। लेकिन सबसे बड़ा सहारा पाकिस्तान का जो ये मौजूदा रजीम है, इसे डोनाल्ड ट्रंप का है कि अमेरिका को इन्होंने राजी रख लिया है कुछ ना कुछ करके, और उसके जरिए से अब तक जो सूरत हाल है उसको ये मैनेज करते चले आ रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली और ओहदेदारान को आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब कर लिया गया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप जानते हैं कि इस वक्त सबसे तगड़ी जमात है और उन्होंने ही अभी तहरीक चलानी है। तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पूरे पाकिस्तान से मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर, तंजीमी ओहदेदारान, तमाम विंग्स के सीनियर ओहदेदारान का इजलास तलब कर दिया गया है। इमरान खान साहब को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करवाने और इनका मुकम्मल इलाज करवाने, फैमिली और जाती मुआलजीन की इमरान खान तक रसाई करवाने के हवाले से अहम इकदामात उठाए जाएंगे। ये जनाब आप देखें क्या फैसले होते हैं, क्योंकि अरकान असम्बली को या टिकट होल्डर्स को जिन पे इमरान खान साहब ने भरोसा किया था, उन सबको अपना जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक एक करके सबकी शक्लें सामने रखना शुरू हो गया। जनाब इसको देखो ये भी नहीं आता, इसको देखो ये भी नहीं आता, इसको देखो ये भी नहीं आता। तो हर एक के ना आने की अपनी अपनी वजह है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो पहलवानी सोशल मीडिया की तो है। और अगली दफा जब ये टिकट लेने के लिए जाएंगे तो इनकी बड़ी शदीद मुखालफत भी हो जाएगी उस वक्त। तो अगर आपने अपने टिकट पक्के करने हैं तो काम इन्हें करना पड़ेगा बेचारों को, क्योंकि सोशल मीडिया अब खुद से एहतसाब कर रहा है। नाज़रीन, एक खबर और है, अफसोसनाक खबर है, बार बार आपको कोई ना कोई बुरी खबरी सुनने को मिलती है जब से ये रजीम है। आलू का जो किसान है वो एक मरतबा फिर रुल गया। ये लगातार जितने साल से हुकूमत में है ना, 4 साल हो गए, चारों साल आलू का किसान रुल गया। एक साल भी उसको मुनाफा या फायदा नहीं हो रहा, और अरबों रुपए का आलू के किसान को नुकसान हुआ है। और दावा इनका यह है, यानी मरियम नवाज ने यह ट्वीट करके कहा जनाब हमने 25% ज्यादा आलू पैदा कर लिया है, इनका मुआवजा यकीनी बनाने के लिए हम नई मंडियों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आलू भेजने के लिए एक और मुल्क कहते जी वहां पे भी हम ये आलू भेजेंगे। और ये अफगानिस्तान का रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ, यहां पे आलू जाता था। अफगानिस्तान के अंदर हम एक्सपोर्ट करते थे, वहां से सेंट्रल एशिया में भी जहां मर्जी चला जाए। तो हम इस तरफ को अपना आलू एक्सपोर्ट करते थे, अब कहां करेंगे, किधर भेजेंगे आप? ये आइटम जो है इसको स्टोर करने की भी एक कीमत होती है। किसान का अरबों रुपए का नुकसान हो गया, बेशुमार किसान रुल गए। अब जो इजाफी पैसे उसको पड़ रहे हैं सर्द खाने के अंदर आलू रखने का, क्योंकि पैदावार ज्यादा हो गई है ना, तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो इनके पास इसमें किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो गंदम का किसान भी रुल गया, मकई का किसान भी रुल गया, चावल का किसान भी रुल गया, माल्टा किन्नू का किसान भी रुल गया, और अब फाइनली जो है वो आपका आलू का किसान था, जो एक बड़ी फसल पंजाब में लगती है, सेंट्रल पंजाब में, ये किसान भी रुल गया इनकी हरकतों की वजह से। नाज़रीन, कासिम सूरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। देखिए, मैं ये बात पहले से जानता हूं, मेरी कासिम सूरी भाई से बात कभी कभी होती है, उनका मेरे पर बड़ा एहसान भी है। उन्होंने मुझे कायल किया, मुझे पाकिस्तान से लेकर आए कि आवाज़ अपनी बचाना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, उनके दोस्तों ने मेरी बड़ी मदद की। तो मेरा उनसे रब्ता रहता है, और मैं ये जानता हूं कि माली एतबार से कासिम सूरी साहब, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है, उन्होंने करप्शन अपनी लाइफ में की नहीं है, वरना जिस ओहदे के ऊपर वो बैठे हुए थे वहां तो लोग बहुत पैसा बनाते हैं। एक छोटा मोटा कोई बंदा नाजिम अपने इलाके का बन जाए ना, तो वो करोड़ों रुपया बना लेता है। और कासिम सूरी तो डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान के थे, कौमी असम्बली के, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किए जो नॉर्मली सियासतदान करते हैं 2 नंबर तरीके से। तो कासिम सूरी साहब के पास पैसे वैसे नहीं थे, और वो बहुत खुददार इंसान है, यह बात भी आप अपने जहन में रखिएगा। यानी वो बहुत खुददार इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी खुददारी को सलामत रखे। मेरी उनसे ये बात हुई थी, और मुझे पता है कि वो वाकई में ऊबर टैक्सी चला रहे हैं, और उन्होंने कहा मुझे इस बात पे फख्र है, कासिम सूरी ने मुझे कहा था मुझे इस बात पे फख्र है कि मैंने बेवफाई नहीं की, मैं एक वफादार आदमी हूं, मैं अपने लीडर के साथ खड़ा हुआ और अपने मौके पे डट के खड़ा हुआ।
तो ये कासिम सूरी है। यानी ये शरीफों और जरदारियों जैसे बेशुमार लोग 100-100 साल की जिंदगी भी जिए ना, तो कासिम सूरी जैसी खुददारी की एक दिन की जिंदगी, इसका जो नशा है ना, ये समझ नहीं सकेंगे कभी। तो कासिम सूरी साहब के लिए खराज तहसीन है मेरी तरफ से। उन्होंने ये बात खुद अपने मुंह से कह दी, वरना मुझे बताते हुए बहुत अजीब लगता, लेकिन वो बहुत बड़े दिल का आदमी, उसने बताया जनाब के ये हालात है, लेकिन इसके बावजूद हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, मुकाबला करेंगे। कामरान शाहिद साहब मेरे साथ बड़ा लंबा अरसा सहाफत उन्होंने की, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक जुमला बोला, मैं उस पर जरूर कमेंट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई भी फोर्स बिला वजह अपने किसी शहरी को मिसिंग नहीं करती। कामरान शाहिद, देखिए ये जो मिसिंग करना होता है ना, ये होता ही गैर कानूनी है। ये आइन और कानून में इसकी गुंजाइश नहीं होती। मिसिंग करना कोई मसले का हल नहीं है। आप अदालतों में पेश करें और अपने कवानीन को इतना बेहतर करें कि उसके मुताबिक आपको किसी को मिसिंग करना ना पड़े, और अपनी इन्वेस्टिगेशंस को इतना अच्छा करें कि आपकी अदालतें इंसाफ दें। ये जो मिसिंग करना होता है, इससे मसाइल कम नहीं होते, मसाइल बढ़ते हैं। और ये जो कह रहे हैं ना बिला वजह मिसिंग नहीं करती, मैं खुद मिसिंग पर्सन रहा हूं। मैं जब ISI वालों से पूछता था कि यार मुझे तुम लोगों ने क्यों यहां मिसिंग पर्सन किया हुआ, क्या वजह है, मैंने कौन सा ऐसा कानून तोड़ा है, उन्होंने कहा कोई कानूनी वजह ही नहीं है आपको यहां लाने की, हमारे बड़ों को आप बाहर सूट नहीं कर रहे बस। यानी हमारे बड़े नहीं चाहते कि इस वक्त आप बाहर हो, उन्हें सूट नहीं कर रहा, अपना जाती मफाद है उनका। फील्ड मार्शल का अपना मफाद था, मरियम नवाज को जनाब अपना, नवाज शरीफ का अपना मफाद था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अपना मफाद था, नदीम अंजुम का अपना मफाद था। तो मुझे पकड़ के इन्होंने जबरी तौर पे लापता कर दिया 5 महीने के लिए। तो मुझे तो कोई कानूनी वजह नहीं बता पाए, कोई वजह नहीं होती, बाज़ औक़ात कोई वजह नहीं होती। मेरे मुंह से एक जुमला निकल गया था एक दफा कि ये जो लोग मिसिंग पर्सन होते हैं इन्होंने कुछ तो किया होगा, और मैंने जाके चौक में खड़े होकर सारी दुनिया के सामने मारंग बलोच से हाथ जोड़ के माफी मांगी थी अपने इस जुमले की। तो कामरान शाहिद साहब ऐसा ना करें, कल को आपको भी माफी मांगनी पड़े, बाद में बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है। मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट नाजरीन पीछे हट ही नहीं रहा, उन्होंने अजीबोगरीब ही स्टेटमेंट दे दिया। यानी शरीफ खानदान की पूरी सियासत, पूरी सोच का जो मोटो है वो ये है कि शऊर से पेट नहीं भरता। अगर शरीफ खानदान की पूरी सियासत को आपने एक जुमले में बंद करना है ना, इन ताजरों की पूरी सियासत को, तो वो ये है कि शऊर से पेट नहीं भरता। देखिए पेट तो हर आका अपने गुलाम का भी भरता है। अंग्रेजों ने बहुत तरक्याती काम किए थे यहां पे इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन हमने आजादी क्यों हासिल की? शऊर की वजह से की ना। फिर हम शऊर के पीछे क्यों चले थे? हम तो ये भी कहते रहे भूखे रहेंगे मगर एटम बम बनाएंगे। ये कौन सा वाला शऊर था? यानी ये इस खानदान की एक घटिया सोच है। इंसानों में और बाकी जानदारों में फर्क किस चीज का है? शऊर का फर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को क्या दिखाया था? इंसान में इल्म और शऊर दिखाया था ना, जिसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो इंसान को। देखिए शैतान ने तो कहा खाओ, बहुत मजे का है, खाओ। तो रहमान ने कहा था कि तुम्हें शऊर दिया कि नहीं खाना। शऊर में इतना फर्क है। पेट तो भर जाता है, असल बात तो शऊर की है, लेकिन ये पेट से सोचते हैं ना। वो शेख रशीद ने एक जुमला कहा था, और वो हमारे मजहब में भी है कि इनका पेट जो है ना वो कब्र की मिट्टी भरेगी, उससे पहले इनका पेट नहीं भरेगा। शऊर से इनका पेट नहीं भर सकता। कौमें जब उन्हें शऊर मिलता है कौमों को, तब वो तरक्की करती हैं, वो आगे बढ़ती हैं, पूरी की पूरी कौम आगे बढ़ती है। पेट तो जानवर भी एक दूसरे को मार के खा जाते हैं, अपना अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन उन्हें शऊर नहीं होता। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने ईमान मज़ारी साहिबा के मामले के ऊपर एक मुज़म्मती बयान जारी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा केस के फैसले पर तशवीश का इजहार। दोनों मियां बीवी को महज इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार राय के हक को इस्तेमाल करने पर निशाना बनाया गया। दिफा के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया, और कार्रवाई के दौरान आलमी मेयार के कानूनी तकाजों को भी नजरअंदाज किया गया। अब आलमी सतह पर आवाजें उठ रही हैं जो जुल्म और ज्यादती ईमान मज़ारी और उनके शौहर के साथ हो रही है। नाज़रीन, एक जाते जाते आपको खबर दे देता हूं मैं कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के जाने के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बावजूद लगातार फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, और जो नस्लकुशी है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान के DG ISPR ने दावा किया था कि हमने ये इसलिए किया, पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि हमने ये इसलिए किया
ताकि फ़लस्तीन में खून बहना बंद हो जाए। अभी ताज़ा इतलात के मुताबिक मजीद 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी के ऊपर एक मरतबा फिर सोचना चाहिए कि क्या वाकई उन्होंने जो किया इसमें फ़लस्तीनियों का भी कोई फ़ायदा हुआ है या सिर्फ आपने डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी किया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।